हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। और इस प्रयास बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग प्रयास बैच का उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मतलब आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1, वो भी विज्ञान का सेक्शन आपका स्टार्ट होने चला। हमारे प्यारे बच्चे, किस तरह का कंटेंट ऑफ क्वालिटी मिलेगा आप वीडियो को देखकर समझेंगे। एकदम बहुत इजी तरीके से, एकदम आपके लॉलीपॉप की तरह आपको एकदम ये खिला दिया जाएगा। आप इतने मजे से इसको समझेंगे कि आपको एक जरा सा दर्द का एहसास भी नहीं होगा। तो हमारे प्यारे बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 1। और इस अध्याय 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे आसपास का मतलब आप सभी कोई जानते हैं क्या होता है? जी हाँ, आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं, जैसे कि आप अपने आसपास क्या, सबसे पहले इस आसपास में देख लो, ये जो पेन है, स्टाइलस जिसको बोलते हैं, ये मैग देख लो, ये हमारे पास चश्मा है, ये बोर्ड है, ये जितनी भी सब कुछ है, ये सभी पदार्थ हमारे प्यारे बच्चे। यहां तक आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस बेड पे आप बैठे हो, जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस पेन से लिखते हो, जिस पेपर पे लिखते हो, वो सभी का सभी पदार्थ होते हैं हमारे प्यारे बच्चे। आपके आसपास में जो भी कुछ दिख रहा है, यहां तक आप जिस वायु को सांस भी ले रहे हैं, वो भी क्या है हमारे प्यारे बच्चे? वो भी हमारे प्यारे बच्चे पदार्थ है। तो हमारे आसपास के पदार्थ का अध्याय 1, जो कि क्लास 9th विज्ञान का चैप्टर है, जैक बोर्ड मतलब जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनका जो सेशन है 26 से 27 का, उसके लिए ये आज लेक्चर 1 का क्लास है। लेक्चर 1, इसके बाद हमको लगता है लेक्चर 2 या लेक्चर 3 तक ये क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है लेक्चर 2। देखिए आज का हमारा लेक्चर 1 में आपको क्या मिलने वाला है हमारे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा फिर से सेम चैप्टर का ये है ना आ चुका है, हमारे आसपास के पदार्थ, क्लास 9th विज्ञान जैक बोर्ड है ना। और किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक आपको पूरा लेकर के चलूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहें, है ना, हम दोनों का रिश्ता बने रहें और देखना आपको कितना इजी तरीके से समझ में आता है। तो हमारे प्यारे बच्चे, जो चैप्टर है पाठ संख्या 1, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पदार्थ क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके आसपास जो भी कुछ दिख रहे हैं वो सभी कुछ पदार्थ है। पर ऐसा बोल देना पदार्थ का ये आखिरी डिफिनेशन नहीं है भाई। पदार्थ का, जिसको मैटर बोलते हैं, इसका अपना एक गुड और अच्छा डिफिनेशन होता है, जिसको आप खूबसूरत लफ्जों में एग्जाम में लिखेंगे। उनको मैं बतलाता हूं। सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे, पदार्थ को हम लोग द्रव के नाम से ही पुकारते हैं। मतलब पदार्थ को ही द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। आप जिस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पदार्थ है और उसी को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आपके आजू बाजू दाएं बाएं जो भी कुछ आपको आपकी आंखों से दिख रहा है, वो सभी हमारे प्यारे बच्चे क्या है? पदार्थ है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। वही बात मैंने भी आपको समझाया। आपके आसपास जो भी कुछ दिख रहा है, यहां तक पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी कुछ हमारे प्यारे बच्चे क्या है? पदार्थ है। सबसे पहले पदार्थ का जो मेन डिफिनेशन है, जिसको यहां पे मैंने पहचान के रूप में लिखा है, एग्जाम में आएगा पदार्थ क्या है तो ये लिखना। पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब पदार्थ के पास आयतन होता है और इसका द्रव्यमान होता है, जिसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। देखो, पदार्थ के लिए दो चीज आपको याद रखना है। पदार्थ उसे कहते हैं जो आयतन घेरता है, मतलब जिसके पास स्थान जो घेरता है, साथ ही साथ जिसके पास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब समझते हैं ना, जिसके पास अपना कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है।
ये आयतन का मतलब हमारे प्यारे बच्चे क्या होता है, जो स्थान घेरते हैं। जैसे कि अभी मैं हूं, मैं यहाँ पे इस वायु में जो भी स्थान घेर रहा हूं, ये हमारा आयतन हो गया। आप जहां बैठे जितना स्थान को आपका शरीर घेरा हुआ है वो आयतन कहलाएगा, जितना आप स्थान घेर रखे। ये पेड़ इस हवा में जितना स्थान घेर रखा है ये इसका आयतन है हमारे प्यारे बच्चे। तो आयतन का मतलब होता है जो स्थान घेरता है, ठीक ना। तो पदार्थ होने के लिए सबसे पहले उसके पास आयतन होना चाहिए, इसका मतलब स्थान घेरना चाहिए। दूसरी बात, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, ठीक है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसके पास भाई आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कहते हैं। इंद्रिया क्या होता है हमारे पास, हमारे प्यारे बच्चे 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, मालूम है ना। कौन कौन 5 ज्ञान इंद्रियां, आप कमेंट करेंगे, है ना। जिसमें से एक ज्ञान इंद्रिया आंख भी होती है। कौन कौन भाई, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है ना। तो हमारे प्यारे बच्चे जिन्हें आप इन इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, जिनके पास अपना द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, उसी को हमारे प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, पानी, जिस पानी को पीते हैं ये भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, लकड़ी, लोहे की छड़, पत्थर आदि ये सभी पदार्थ है हमारे प्यारे बच्चे, क्योंकि इनमें द्रव्यमान भी होता है और ये किसी न किसी स्थान पर मौजूद होते हैं, इसका मतलब स्थान घेरते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जितना स्थान घेर रहा है ये इसका आयतन कहलाएगा, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होता है। सोना, भाई सोना का तो वजन आप जानते हैं ना, 1 ग्राम सोना का मूल्य कितना ज्यादा होता है, सो ठीक ना। और ये भी कहा जाता है कि अगर मान के चलो भाई, सब एक सब्जी की मंडी में गए, अगर एक मक्खी बैठ जाए उस, है ना, उस तराजू में, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही सोनार के पास जाओगे, अगर सोना तौल रहा होता है और उसमें अगर मक्खी बैठ जाए तो फर्क बहुत बड़ा पड़ता है ना। तो जगह बदलने के साथ फर्क भी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे स्टोन की बात करें हमारे प्यारे बच्चे, ये जो पत्थर ये भी स्थान घेरता, आयतन होता है। तो ये लकड़ी, ग्लास, ये सभी का सभी पदार्थ है। तो पदार्थ आप सभी को समझ गए ना। आइए हमारे प्यारे बच्चे, प्राचीन काल का मतलब क्या होता है, पुराने समय में, पुराने समय के जो लोग थे प्राचीन काल में पदार्थ की अवधारणा क्या सोचते थे लोग कि पदार्थ क्या है। अभी तो हम लोग समझे ना कि पदार्थ उसे कहते हैं जिस जो स्थान घेरता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन पुराने समय में पदार्थ के बारे में क्या अवधारणा था, तो ये माना जाता था भारत के प्राचीन दार्शनिकों, देखो दार्शनिकों का मतलब उस समय के वैज्ञानिक ही ये लोग थे। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व क्या है, देखो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार ये मान्यता था कि दुनिया में जो भी चीज है, जो भी चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो सभी कुछ इस पंचतत्व से बने हैं। मतलब दुनिया में हर एक चीज, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, मतलब वायु जिसको हवा बोलते हैं, पृथ्वी जिस पृथ्वी पे आप रहते हो, अग्नि मतलब आग, जल मतलब पानी, आकाश, इन्हीं 5 चीजों से सभी पदार्थ का, है ना, सभी पदार्थ आपस से बने हैं। इनका मानना था प्राचीन दार्शनिकों का। उनके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं पंच तत्वों से बनी है। उस समय के यूनानी, मतलब यूनान के भी जो दार्शनिक थे, है ना, वहां के जो दार्शनिक थे ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। यूनान के जो प्राचीन, है ना, दार्शनिक थे, उनका भी मानना था कि जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? जी हाँ, क्या पदार्थ हमारा इन चीजों से मिलकर बना है? बिल्कुल नहीं। हमारा पदार्थ का वर्गीकरण हमारे प्यारे बच्चे किस प्रकार किया गया है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ को समझे हैं। जी नहीं, पदार्थ ये पंचतत्व से नहीं बना है हमारे प्यारे बच्चे, ये उस समय का मान्यता था। अब क्या लोग मानते हैं? आधुनिक विज्ञान में पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को किस तरीके से समझाया, क्या बताया कि पदार्थ क्या होता है, आइए समझते हैं।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया। आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को समझाने के लिए दो रास्ता अपनाया। पहला रास्ता जिसका नाम लिखा, पहला रास्ता उसने बताया भाई पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के अनुसार, भौतिक गुणधर्म के अनुसार समझाया। दूसरा पदार्थ को है ना रासायनिक गुणधर्म के अनुसार पे समझाया, रासायनिक गुणधर्म के अनुसार पर समझाया। देखो हम लोग पदार्थ को इस चैप्टर 1 में भौतिक गुणधर्म के अनुसार पे समझेंगे, रासायनिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के आधार पे समझेंगे। तो हमारे प्यारे बच्चे, आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को समझाने के लिए दो रास्ता चुना। पहला रास्ता पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के अनुसार बांट दिया, और भौतिक गुणधर्म के अनुसार पदार्थ क्या होता है आइए समझेंगे, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ क्या होता है वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे। लेकिन कुछ मैं जानकारी आपको दे दूंगा। हमारे प्यारे बच्चे, भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है? देखो भौतिक गुणधर्म का मतलब उसका बाहरी बनावट है ना, वो दिखता कैसा, उसका रंग कैसा, आकार कैसा है, कितना दृढ़ है, कितना कठोर है, इसी को बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, इसमें पदार्थ को उसकी अवस्था, आपको मालूम है ना पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कठोरता समझते हैं ना, घनत्व, रंग, चमक, चालकता समझ में आता है ना कि विद्युत और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना धातु में आर पर हो जाते हैं। मतलब अगर करंट को यहां से यहां पे रखेंगे, अगर तार को भाई करंट अगर प्रवाहित करेंगे, अगर ये धातु होगा तो करंट एक छोर से दूसरे छोर तक चला आएगा, है ना। चालकता आदि जैसे गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। मतलब भौतिक गुणधर्म किसके अनुसार पहचानेंगे? अवस्था, कठोरता, घनत्व, रंग, चमक, चालकता आदि जैसे गुणों के आधार पर पहचानते हैं। इसके अंतर्गत पदार्थ को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। आप सभी को बचपन से ये पढ़े हैं कि स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था होता है हमारे प्यारे बच्चे ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। हम लोग एकदम डेप्थ में, एकदम गहराई में समझेंगे कि ठोस है क्या, द्रव है क्या, गैस है क्या, ठीक ना। इसी चैप्टर में मेन अभी हम लोग इसी के ऊपर में बात करेंगे। आइए हमारे प्यारे बच्चे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ में बने रहेंगे। हमारे प्यारे बच्चे, सेकेंड जो है, जो वर्गीकरण हम लोग इसको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर पदार्थ को उसकी संरचना, रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है पदार्थ के अंदर की बातें, पदार्थ अंदर से दिखता कैसा है, होता कैसा है, पदार्थ की संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। और पदार्थ अगर आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, इसकी प्रकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। हम लोग वहां पे पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या पढ़ेंगे, पदार्थ को जो हमारे प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 2 में रासायनिक गुणधर्म के आधार पे 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग वहां पे समझेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? शुद्ध पदार्थ। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध है ना, अशुद्ध पदार्थ। इसी अशुद्ध पदार्थ को हमारे प्यारे बच्चे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। देखो शुद्ध पदार्थ को फिर हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, है ना। पहला हम लोग उसको कहेंगे तत्व और दूसरा को कहेंगे यौगिक। मतलब तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, और यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ को फिर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा सामांगी मिश्रण। दूसरा हमारे प्यारे बच्चे विषमांगी मिश्रण। ये चैप्टर नंबर 2 में इन सभी को देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पदार्थ को वहां पे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग पदार्थ को ये देखेंगे कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, वो रासायनिक गुणधर्म के अनुसार पे हम लोग बांटेंगे।
तो पदार्थ को पहले शुद्ध पदार्थ होता है क्या, इस चीज को समझते हैं। देखो हमारे प्यारे बच्चे, मैं आपको वहां पे बहुत डेप्थ में सिखाऊंगा कि शुद्ध पदार्थ होता है क्या है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना एक समान होती है, मतलब जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के। जैसे कि पानी, आप जानते हैं हमारे प्यारे बच्चे, जो जल होता है वो जल किससे बना हुआ है, H2O। अब ये H2O एक ही प्रकार का कण है। कोई बच्चा सोच रहा है सर ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, जी हाँ, बट अगर पानी, अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो पानी का एक बूंद उठाओ या पानी की पूरी बाल्टी उठाओ, आपको हर जगह एक ही प्रकार का कण H2O ही दिखाई देगा। इसका मतलब शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना एक समान होती, हर जगह आपको H2O ही मिलेगा। इसका मतलब पानी शुद्ध पदार्थ है हमारे प्यारे बच्चे। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। फिर शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, है ना, जैसे कि यहां पे मैंने बांट रखा है तत्व और यौगिक, है ना। समझेंगे हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे समझेंगे कि तत्व क्या होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तत्व बोलेंगे, डिटेल में समझेंगे। यौगिक क्या होता है, तो H2O, NaCl, ये सब यौगिक हमारा। फिर हम लोग अशुद्ध पदार्थ में हम लोग समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है हमारे प्यारे बच्चे। तो मिश्रण क्या होता है भाई, आप मिक्सचर खाए हो ना, स्वास्थ्य खाए हो ना, तो उसमें क्या क्या होता है, गाठिया भी होता है, उसके बाद बादाम होता है, सेव होता है, और भी कई चीज मसाले उसमें मिले होते हैं। तो आप बादाम को हाथ से ही चुन के अलग कर पाओगे, गाठिया को हाथ से ही चुन के अलग कर पाओगे, है ना। तो आपस में इन सभी को मिला दो तो ये एक प्रकार का मिश्रण बन जाएगा। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से बने होते हैं और जिनमें प्रत्येक घटक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखता है। आप आराम से पहचान पाएंगे कहाँ पे बादाम है, कहाँ पे पिस्ता है, आराम से देख पाएंगे। तो ये हो गया हमारे प्यारे बच्चे मिश्रण। इनके बारे में डेप्थ में हम लोग चैप्टर 2 में बात करेंगे, बस अभी थोड़ा सा डेमो ला के रखे हैं। हम लोगों को क्या समझना है हमारे प्यारे बच्चे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप का मतलब आकार, उसका कठोरता, रंग, इस अनुसार पे हम लोग समझेंगे पदार्थ के का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब रंग, कठोरता, अवस्था, इसके अनुसार पे पदार्थ को समझेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। आप सभी को जानते हैं पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण क्या होता है, बहुत छोटा होता है। प्राचीन समय में पदार्थ की प्रकृति को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहला विचारधारा क्या था, पदार्थ के बारे में लोग क्या सोचते थे, पहले ये सोचते थे पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती है। मतलब पदार्थ के बारे में ये ऐसे मानते थे जिस प्रकार एक लकड़ी होता है ना, आप लकड़ी को कहीं से भी काटोगे आपको अंदर लकड़ी ही मिलेगा। ऐसा बात तो नहीं है ना कि लकड़ी को काटेगा और हीरा निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और लकड़ी को काटोगे तो भाई उसके अंदर से चांदी निकलने लगेगा, ऐसा तो बात नहीं है। अगर लकड़ी को काटोगे तो हर जगह सतत एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। हर जगह एक ही चीज देखने को मिलेगा, मतलब हर जगह लकड़ी का ही कण होगा। तो पहला ये मानना था पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती है, एक जैसी होती है। बी नंबर, पदार्थ रेत के तरह कणों से मिलकर बना होता है। मतलब ये पदार्थ कैसे बना होता है ये हम लोग को सिखाया जा रहा है कि पदार्थ जिस प्रकार रेत का एक छोटा कण ले लो और उसी कण को आपस में मिला दो, और आपको मालूम है हमारे प्यारे बच्चे ये जो बालू या मिट्टी किससे बने हैं, पत्थरों के टूटने से। जब उन कणों को मिलाओगे तो एक चट्टान बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार यहां पे कहा गया पदार्थ जो होता है रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। मतलब कण कितना छोटा होता है वो आपको बतला रहा है। बालू देख लो, उसका एक छोटा कण ले लो, उन्हीं कणों से मिलकर के पदार्थ बना होता है। वाह क्या मजा आ गया हमारे प्यारे बच्चे, मजा आया, समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे, है ना, थम्स अप करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सभी पदार्थ कणों से बने होते। जी हाँ, आज जितने भी पदार्थ हैं, हम सभी आसपास में जितने पदार्थ जो पेन का इस्तेमाल कर रहे, जिस फोन से देख रहे, वो सभी कणों से मिलकर के बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं।
कणों के भौतिक गुण। अब हम लोग थोड़ा सा कण के बारे में जानते हैं, ये कण होता क्या है, कण कहते किसको है, ठीक है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक पत्थर है, तो ये पत्थर जो होता है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनना होता है एक पत्थर, ठीक है। दिख पा रहा है ये? जी हाँ, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। हर पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है हमारे प्यारे बच्चे, ये जो पत्थर है ये असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इनके कणों को हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं क्या? जी नहीं सर, यहाँ पे गिन सकते हैं बचवा, यहाँ पे नहीं। आप पत्थर को देख लो, उनके एक एक कणों को नहीं काउंट कर पाओगे। असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, आपकी कल्पना से भी छोटे पदार्थ के कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिसे हम अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों का मतलब है खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ, अब जैसे कि देख रहे हैं पदार्थ का ये कण है और ये कण है, इसके बीच में देखो रिक्त स्थान दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रिक्त स्थान। जी हाँ, रिक्त स्थान दिख रहा है ना। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों ने, आज के वैज्ञानिकों ने पता किया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान मतलब गैप होता है। यानी एक पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है ना। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है। दिख रहा है खाली जगह आप सभी को? जी हाँ। एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जा सकते हैं। मतलब यहां पे क्या, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक कंटेनर ले लो, एक है ना, जैसे यहां पे हम जग लिए और इस जग में हमारे प्यारे बच्चे पानी ले लिए, ठीक ना। जग लो, बीकर लो, जो लेना है। अब देख रहे हैं कि ये जो पानी है जिसको हम लोग जल कह रहे हैं, ये जल छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, ठीक है। कणों से मिलकर के बना है, ठीक। अब इसमें हमारे प्यारे बच्चे नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ऊपर से इसमें डाल देते हैं नमक। क्या डाल देते हैं? नमक। अब नमक के कण जो है इनके कणों के बीच में जाकर समायोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समायोजित हो जाते हैं। अगर आप इसका वाटर लेवल यहाँ पे देखोगे, इस बीकर का चेक करोगे और नमक अगर मिला दोगे तो नमक इसके अंदर इस प्रकार घुल मिल जाएगा कि इसका वाटर लेवल ऊपर भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे मार्किंग कर दोगे तो ये यहीं पे रहेगा। इससे क्या साबित होता है? एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जा सकते हैं। जैसे नमक या शक्कर मतलब चीनी के कण पानी में घुलकर उसके कणों के बीच चले जाते हैं और पानी का स्तर नहीं बढ़ता। पानी का स्तर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, उसी रिक्त स्थान में जाकर के नमक और जो शक्कर है वो जाकर घुल मिल जाते हैं। आइए हमारे प्यारे बच्चे, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये आपको याद रखना। पदार्थ के कणों के क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं? सबसे पहला गुण हम लोग समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? बस बने रहेंगे आप हमारे साथ में, एकदम नो, कुछ भी फालतू की बातें नहीं करेंगे। बस अपनी हरकतों को सुधारेंगे। हरकतों को मतलब कंसिस्टेंस रहेंगे और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे, पढ़ाई में सतर्क रहेंगे। अपना पढ़ाई का काम कर लेने के बाद खेलिए कूदिए, खेलने कूदने में कोई मना नहीं है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, सबसे पहला गुण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ, जो पदार्थ होते हैं, अभी हम लोग ऐसे पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सा हम लोग यहाँ पे लेंगे अवस्था? तीन अवस्था लेंगे हमारे प्यारे बच्चे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे आपको बतलाना चाह रहे, ये मान लो ठोस है। क्या है? ठोस है। ये मान लो हमारे प्यारे बच्चे द्रव है और ये है गैस। क्या है? गैस है। अब जितना बड़ा बर्तन यहाँ पे उतना ही बड़ा यहाँ, उतना ही बड़ा यहाँ। ठोस के कण अगर आप देखोगे कितनी पास पास में होते हैं। ठोस के कण बिल्कुल पास पास में होते हैं,
ठीक है हमारे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे द्रव के जो कण होते हैं वो देखो पास पास नहीं बल्कि दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ, जो खाली जगह दिख रहा है आपको ये सब रिक्त स्थान है, दिख रहा है ना, ये सब रिक्त स्थान यहाँ पे। ठीक है, अब पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होता है। क्या लगता है ये जो पदार्थ के जो कण है, ये जो कण है ये क्या चुपचाप ऐसे ही बैठे रहता ना? ये लोग हुलचुलिया होता है, सॉरी हुलचुलिया समझते हैं ना, मतलब ये सब गतिशील होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। ठीक ना, ये जो पदार्थ के कण होते हैं एक जगह पे ना हुलचुलिया जैसा इधर उधर हु करते रहते हैं, मतलब आगे पीछे है ना, घूमते रहते हैं जिधर तिधर, है ना, किसी भी दिशाओं में ये घूमते रहते हैं। हवा के तो कण आपको देखने को मिलता है कि भाई है ना इधर उधर बहुत अच्छे से आराम से एकदम फ्रीडम के साथ घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा आजादी इन कणों को मिला है, गैस के कणों को। तो पदार्थ के कण निरंतर जो होते हैं गतिशील होते हैं, अर्थात और देखो पदार्थ में गति है तो गति के लिए जो ऊर्जा, गति के लिए मतलब गतिज ऊर्जा होता क्या है, गति के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखना दुनिया में कोई भी अगर चीज गति में है तो समझ लो उसके पास गतिज ऊर्जा है। पदार्थ के कण गति में है, इसका मतलब कहा गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके कण थोड़ा पास पास में तो धक्के थोड़ा धीरे धीरे हिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिला आराम से हिल सकता है। इसके कण तो आराम से ऐसे ऐसे हिल सकता है, पूरा हिल सकता है ना। चलो भाई, तीसरे नंबर में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते। जी हाँ, ये जो कण है ना पदार्थ की, ये जो कण है इसको अपनी तरफ बुलाता है और ये जो कण होता है ना इसको अपनी तरफ खींचता है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, मतलब ये जो बीच में जो है ना इसके बीच में जो खिंचाव है इसी को बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहां पे अगर हम मान लो ले लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी, तो सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होगा? तो देखो यहां पे काफी पास पास में है ना, नजदीक आने से मोहब्बत और लगाव बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यहां पे अगर बात करें सबसे ज्यादा आकर्षण बल है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल यहां पे है। थोड़ा सा यहां पे कण जो है थोड़ा दूर दूर जा रहा है तो आकर्षण बल थोड़ा खिंचाव कम हो गया। सबसे कम मोहब्बत यहां पे होगा, आकर्षण बल सबसे कम यहां पे होगा, क्योंकि कण जितने दूर दूर जो होंगे आकर्षण बल उतना कम होता जाएगा। कण जितने पास पास आते चले जाएंगे आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल ए में होगा और उससे कम बी में, सबसे कम किस में? सी में। सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होगा? तो ए में हमारे प्यारे बच्चे। अब यहीं पे देख लो ना, तीन अवस्था हम यहाँ पे लिए हैं। अवस्था क्या कहें? तीन उदाहरण लेके रखे हैं। एक है यहाँ पे कील, ये कील है, ये रबर है ना, रबर बैंड है, और ये जो है लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि किसको तोड़ने में आपको सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा बल तो इसमें लगाना पड़ेगा। सबसे कम बल किसमें लगाना पड़ेगा? तो इसमें लगाना पड़ेगा। बीच वाला बल इसमें लगेगा। तो यहां पे आपको जो तोड़ने के लिए जो बल लगाना पड़ रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है? तो इसके जो कण है काफी पास पास है, इसका मतलब कील का जो आकर्षण बल है कणों का वो सबसे ज्यादा, ठीक ना। उसके बाद आकर्षण बल किसका है? लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। सबसे कम आकर्षण बल किसका है? रबर का है। किसका है? रबर का है। तो आपको यह बात समझ में आया कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं। याद रखेंगे पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता है। दूसरा, पदार्थ के कण हमेशा हुलचुलिया जैसा गतिशील मतलब गति में रहते हैं और इसी को कहा गया गतिज ऊर्जा। तीसरा हमारे प्यारे बच्चे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं आकर्षण बल। पदार्थ के कण जैसे जैसे दूर जाएंगे आकर्षण बल वैसे वैसे कम होगा, जैसे जैसे पदार्थ के कण सामने आएंगे आकर्षण बल वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग विसरण के बारे में सीखेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है। देखो विसरण का मतलब क्या होता है, तो विसरण का मतलब होता है हमारे प्यारे बच्चे, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का, दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः अपने आप खुद से एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और ऐसा घुल मिल जाएंगे कि आप उसको नॉर्मली अलग नहीं कर पाएंगे, और ऐसा घुल मिल जाएंगे कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे वो पदार्थ किधर है। सो मतलब ऐसा घुल मिल, जैसे कि आप समझ लो ना कि पानी में अगर नींबू को जब निचोड़ देते हैं, हर घोल देते हैं, नींबू कैसे हर जगह एकदम इक्वली मिल जाता है कि आपको पता चलता है कि आप नॉर्मली हाथ से अलग नींबू को कर सकते हो, नहीं कर सकते। उस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे के साथ मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे कि हवा में क्या होता है, इत्र खुद ब खुद, जैसे आप इत्र लगाए है ना, तो होता है क्या भाई, इत्र समझ में आता है ना, परफ्यूम समझ लो, जब परफ्यूम आप लगाते तो इसका जो गंध होता है ऑटोमेटिक हवा के साथ मिल जाता है, आपको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो इस गुण को विसरण कहते हैं, ठीक ना। भोजन की महक, जब आपकी मम्मी कुछ मजेदार खाना पुलाव वगैरह बना रही होती तो उसका जो महक होता है ऑटोमेटिक मिल जाता है हवा के साथ, मिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। आइए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, जी हां, इसी को समझाना था। देखो भौतिक रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, भौतिक रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, जिसमें से सबसे पहला अवस्था होता है ठोस, दूसरा अवस्था होता है द्रव, तीसरा अवस्था होता है गैस। एक एक करके समझेंगे हमारे प्यारे बच्चे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो ठोस के कण होते हैं काफी पास होते हैं, इनके कणों के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, काफी एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है पर बहुत कम होता है, ठीक है। अगर द्रव की बात करें हमारे प्यारे बच्चे, तो द्रव के जो कण होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, यहां तो ज्यादा पास लग रहा है पर नहीं, इनके कण जो होते हैं दूर होते हैं, और इनके कण देखो कितने ज्यादा दूर हैं। तो भौतिक रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। अब ये होता क्या है, आइए बारीकी से समझते हैं। समझ में आ रही है ना? अगर आपको समझ में आ रही तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप करेंगे क्या, थम्स अप मार देंगे। बहुत जबरदस्त चीज आपको मिलेगा, एकदम धमाका चीज मिलेगा। आपको इतना जो मैं करवाऊंगा ना, इसको करने के बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह सब दूंगा हमारे प्यारे बच्चे। अगर इंसान की बात करें, मानव शरीर में अवस्थाएं भी तीन होती है। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारा बॉडी तीन अवस्था से मिलकर बना। देखो अगर हड्डियों और दांत को देख लो तो ये ठोस अवस्था होता है। हमारा जो रक्त और बॉडी में जो जल है ये द्रव अवस्था है। फेफड़ा में जो ऑक्सीजन जाता है वो कौन सा है, गैसीय अवस्था है। ठीक है हमारे प्यारे बच्चे, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? ठोस अवस्था कहते किसको है? तो ठोस कहते किसको हमारे प्यारे बच्चे? बताओ 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 सभी कोई, क्या होता है? ठोस कहते किसको है? सर ठोस उसको कहते हैं, नहीं बताएंगे। हो यहां देखो ठोस क्या है। ठोस पदार्थ का वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस के लिए बस दो बात याद रखना है, जिसका आयतन, आयतन मतलब मैंने समझाया आकार है ना, आयतन, जिसका आयतन, ओहो, जिसका आयतन, दूसरा आयतन समझ में आता है ना, जितना जो जगह घेरता है वो, ठीक है, स्थान जो घेरता है उसे बोलते हैं आयतन। और आकार, आकार। अब देखो ये जो है, अगर लकड़ी को देख लो,
इसका आयतन मतलब इसको कहीं भी ले जाओ, जितना जगह यहां घेर रहा है उतना ही हर जगह घेरेगा। इसका जो आकार है, जैसे कि ये बेलनाकार आकृति में है, तो इसका आकार और आयतन निश्चित होगा। ऐसे थोड़े ना कि यहां से आपके घर में ले जाके दे दे तो ये बन जाएगा भाई एकदम आइसक्रीम जैसा, तो वैसा तो नहीं होने वाला है। अब ये जो सॉरी, ये कील देख लो हमारे प्यारे बच्चे, इसका जो आयतन होता है, मतलब ये जितना जगह यहाँ घेर रहा है, हमारे घर में भी घेर रहा है, कहीं भी इसको ले जाएंगे हर जगह इतना ही आयतन का जगह को घेरेगा। आकार जो इसका है वो यही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। ठोस पदार्थ वह अवस्था होती है जिसमें आयतन समझ में आ रहा है, जो जगह घेरने का क्षमता है और आकार दोनों निश्चित होता है। ऐसा इनके कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के अधिक होने के कारण होता है। जी हाँ, इसका आकार और आयतन निश्चित होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि ये जो जिस चीज से बना है, जिस कणों से मिलके बना है, इनके कण इतने पास पास है कि इनको दूर जाने नहीं दे रहे हैं। ये आपस में टूट नहीं पाते, इसके कण एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, जिनके कारण ठोसों का आयतन और आकार हमारे प्यारे बच्चे क्या होता है ना, निश्चित होता है। ईंट, पत्थर, लकड़ी, बॉल, कार, धातु की छड़ आदि ये सभी क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, आ जाओ ठोस अवस्था के गुणधर्म। अगर कोई ठोस है तो उसका क्या क्या गुण होगा। अगर हम कह रहे हैं कि विद्यार्थी अच्छा है तो क्या क्या गुण होगा। सबसे पहला गुण होगा रोज पढ़ता होगा। दूसरा, होमवर्क स्कूल का वो हमेशा बनाता होगा। तीसरा, उसको अगर वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा है, चाहे वो 9th का वो 10th का हो, उसको अपने स्कूल के कक्षा में टॉप रैंक में लाने के लिए वो हमेशा सोचते रहेगा दिमाग में कि अब इसके बाद क्या करें। अपना सारा काम कर लेने के बाद ही वो है ना इधर उधर फालतू चीजों पे ध्यान देगा, वो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं होगा। वो अच्छा बच्चा है भाई, उसका वो गुणधर्म है। ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, आइए। ठोस अवस्था की गुणधर्म, एक निश्चित आकार होता है। ठोस का आकार जो होता है हमारे प्यारे बच्चे निश्चित होता है, इसका आकार तो बदलने वाला है नहीं। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। स्पष्ट सीमाएं का मतलब मालूम चल रहा भाई यहां से यहां तक है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, मतलब ये बता सकते हैं इसका सीमा यहां से यहां तक है। इसका बाउंड्री को हम लोग आराम से देख पा रहे हैं। ठीक ना, आ जाओ। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, निश्चित और स्थिर आयतन होता, आयतन भी ठोस का बदलता नहीं है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, मतलब इसको दबाया ना के बराबर जा सकता। जब दबा नहीं सकते, देखो संपीड्यता का मतलब होता है दबाना, इसको हम लोग दबा नहीं सकते। अगर दबाएंगे तो टूट जाएगा, तो बहुत ज्यादा ये दब नहीं सकता है, इसलिए दृढ़ होता, हार्ड होता है। विसरण, जो विसरण होता है बहुत कम होता है। विसरण मतलब ऑटोमेटिक ये दूसरे पदार्थ के साथ जल्दी नहीं मिलता है। ठीक ना, या मिलता है तो बहुत कम। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण आपको शुरू में ही बताएं, ठोस के कण जो होते हैं पास पास होते हैं, इनका आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। ठीक ना, और इनके बीच का रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इनमें विसरण बहुत धीमी से होता है। द्रव और गैसी की तुलना में, द्रव और गैसों की तुलना में विसरण इसमें बहुत कम होता है। आइए अब हम लोग हमारे प्यारे बच्चे द्रव अवस्था के बारे में सीखेंगे। तो द्रव आप लोग सभी को, बिना द्रव, एक द्रव है जिसको आप लोग जानते हैं, जिसको बिना लिए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसका नाम क्या है, कमेंट करेंगे। जी हाँ, पानी। पानी से याद आया, मैं भी पानी पी लेता हूँ। आप लोग साथ में भी क्या करेंगे, पानी को पी लेंगे। ठीक है, पानी को पी लेंगे साथ में। पिएंगे हमारे प्यारे बच्चे आप लोग भी, ठीक ना। पानी बहुत जरूरी है। तो द्रव अवस्था के बारे में हमारे प्यारे बच्चे बात कर रहे हैं। तो द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊं तो सबसे पहले आप सभी को जान रहे हैं कि द्रव का जो कण होता है ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होता है। क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है।
द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित होता है। अब देखो, पहले ये जो पानी था वो बोतल में था, तो पहले जो इस पानी का आकार था बोतल के आकार का था। अब जब बोतल से पानी को निकालकर इस गिलास में रख देंगे तो इस पानी का आकार गिलास की तरह हो जाएगा। तो आकार अब तो बदल रहा है ना। द्रव का आकार जो होता है, आकार जो होता है वो भाई अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका मतलब बदलते रहता है। लेकिन इसका एक चीज जो होता है ना निश्चित होता है, आयतन। आयतन निश्चित होता है, मतलब जितना जगह इसमें ले रखा था उतना ही स्पेस यहां भी ले रखेगा। इसका मतलब इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसी को द्रव कहते हैं। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन, हमारे प्यारे बच्चे, निश्चित होता है। जैसे अगर बात करें, दूध द्रव है, जल द्रव है, तेल द्रव है, घी, जूस आदि ये सभी द्रव है। द्रव अवस्था के गुणधर्म, क्या गुण होते हैं द्रव अवस्था के? तो हमारे प्यारे बच्चे, द्रव तरल होते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि ये तरल क्या होता है, कहते किसको है तरल? देखो हमारे प्यारे बच्चे, तरल उसे कहते हैं, तरल उसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो द्रव और गैस दोनों को तरल कहते हैं। द्रव और गैस इन्हीं दोनों को तरल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिनमें बहाव का गुण होगा, बहाव मतलब जो फ्लो करेगा, जिनमें बहाव का गुण पाया जाएगा उसी को तरल कहेंगे। तो द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। देखो यही मैंने बताया ना कि द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव का गुण होता है। द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन वे बर्तन का आकार लेते हैं, लेकिन द्रव का निश्चित आयतन होता है। ठीक है, द्रवों में बहुत कम संपीड्यता होती है। इनको अगर दबाएंगे तो दबेगा, लेकिन इनके कण जो जब दबाएंगे तो इनके कण पास पास आएंगे। तो इनमें संपीड्यता जो होता है ठोसों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, आइए हमारे प्यारे बच्चे, अब हम लोग तीसरी अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी अवस्था गैस अवस्था। तीसरी अवस्था गैस अवस्था। इस गैस अवस्था से बहुत कुछ आपको याद आ रहा होगा, हमको भी याद आ रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं अब क्या याद कर रहे थे, सॉरी। तो गैसीय अवस्था में अगर बात करेंगे गैसीय अवस्था क्या होता है, तो हमारे प्यारे बच्चे आप सभी को जान रहे हैं कि गैस के जो कण होते हैं ये काफी दूर दूर होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अगर बात करें, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस है। गैस अवस्था के गुणधर्म देख लो, ये गैस है। पानी को जब आप गर्म करोगे तो ऐसी कुछ गैस निकलेगा, यही गैस है। गैस के कण इतने दूर दूर हैं कि आराम से चचा उड़ के किधर जा रहा है पता नहीं। गैसों में बहाव का गुण होता है, इसका मतलब गैस को भी हम लोग तरल कह सकते हैं। ठीक है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। संपीड़न का मतलब गैसीय कोई कण जो होते हैं ना हमारे प्यारे बच्चे, इतने दूर दूर होते हैं कि इनके कणों को हम लोग दबा करके इनके कणों को सामने सामने ला सकते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा संपीड्यता किसमें होता है? तो गैस में होता है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। सीमाएं मतलब बाउंड्री लाइन नहीं दिखता है इसमें। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर जैसा, हवा में अगर छोड़ दोगे पता नहीं कैसा आकार ले लेगा। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है ना, आयतन भी, स्थान भी निश्चित नहीं घेरता है। अगर गैस को छोड़ दो पूरा पृथ्वी किधर किधर चला जाएगा। ठीक ना, चलो आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके स्कूल का एग्जाम जो होगा उसमें ये क्वेश्चन कंफर्म है, वीवीआई रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आसान क्लासेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा।
ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर। अभी मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस समझा दिया, आप अंतर खुद से लिख सकते हो बिना मेरा बताए हुए। फटाफट अभी हम लोग इसको देख लेंगे। ठोस क्या होता है? ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं तथा इन्हें दबाया नहीं जा सकता, संपीड्य तो नहीं होता है। ठोस निश्चित आयतन व आकार होता है, आकार और आयतन इसका क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। लोहा, गंधक इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, आ जाओ। द्रव, द्रव जो होते हैं वो कठोर नहीं होते, ये तरल होते हैं। इन्हें दबाया जा सकता है लेकिन बहुत कम। इनका निश्चित आयतन होता है पर इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार वो ले लेता है ना। वे उच्च तल में, तल से निम्न तल की ओर बहते। अब नदी भी कहां से कहां बहती है? उच्च से निम्न की ओर। ये बहते कहां से हैं? उच्च से निम्न की तरफ बहते, उच्च से निम्न की तरफ बहते हैं। उदाहरण के लिए जल, पेट्रोल, ये सभी क्या है हमारे प्यारे बच्चे? द्रव है। अगर गैस की बात करें हमारे प्यारे बच्चे, तो गैस कठोर नहीं होता। कौन बोला कठोर होता है? कौन बोला भाई? ना ही ये द्रव होते हैं, इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। मेरे गुड्डू गुड़िया देखोगे, उनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। ना तो आकार निश्चित, ना तो आयतन निश्चित। किसका? गैस का। वे सभी तरफ बहते हैं। गैस को छोड़ दो, किधर ही चला जाएगा। यहां गैस सिलेंडर, गैस एलपीजी गैस छोड़ेंगे, यहां से आपके घर तक चला जाएगा। ठीक ना। आइए हमारे प्यारे बच्चे, वायु आपके घर में है, अभी आप ले रहे हैं सांस। हाइड्रोजन, ये सभी गैस है। इसका मेन जो है ये वाला आप अंतर एग्जाम में लिखना। ठीक है, आ जाओ। आप 3 कॉलम में ऐसे बांट लेना अपने नोट्स में। ठीक है, 3 कॉलम ऐसे बांट लेना एग्जाम में, और इसी तरीके से ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। ये 5 मार्क्स में आपका आएगा। ठोस, द्रव, गैस में अंतर। तो सबसे पहले आप सभी कोई जान रहे हैं कि ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। इसमें क्या निश्चित होता है? सिर्फ आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस में ना तो आकार ना तो आयतन, दोनों अनिश्चित होता है। ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान न्यूनतम होता है, मतलब कि ठोस के कणों के बीच में, है ना, ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान, देखो तो स्थान कितना कम है, दिख रहा है ना। द्रव के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्ष स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। इनके कण देख लो, दूर दूर होते हैं। गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, बहुत दूर दूर इसके कण होते हैं। ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्यों होता है सबसे अधिक? बताएंगे। तो बच्चे बोल रहे हैं इसके कण, ठोस के जो कण होते हैं सर बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण मोहब्बत बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, रिश्ता नाता बढ़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि इनके कण जो होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए आकर्षण बल कम हो जाता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल सबसे कम यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ, सबसे ज्यादा आकर्षण बल यहाँ। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे, ठोस के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है लेकिन कम। ठोस के कण जो होते हैं गति कर पाते हैं लेकिन कम, क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं। लेकिन द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा कहाँ होती है? तो गैस में होती है। ठोस असंपीड्य होता है, इसे दबाया नहीं जा सकता, अगर दबाएंगे तो कम। द्रव की अपेक्षा कम संपीड्य, है ना। देखो, द्रव अपेक्षाकृत कम संपीड्य होता है, सॉरी, द्रव अपेक्षाकृत कम संपीड्य होता है। इसको, इसके कणों को आपस में दबाया जा सकता है लेकिन बहुत कम। लेकिन गैस के कणों को भाई दबा कर तो आपके घर में भेज दिया एलपीजी सिलेंडर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो गैस को तो हम लोग दबा कर ही ना उसको भरे, किसमें? सिलेंडर में। तो गैस सर्वाधिक संपीड्य होता है। ठीक है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। अब देख लो घनत्व, ये वर्ड क्या होता है, घनत्व क्या होता है। जैसे कि मान लो कि एक बर्तन है, जितना बड़ा बर्तन यहाँ पे है, जितना बड़ा बर्तन यहाँ पे है, उतना ही बड़ा बर्तन यहाँ पे है। तीनों में एक समान बर्तन हमारे प्यारे बच्चे,
तीनों एक जैसे आकार के ये बर्तन है। ठीक है, अब देख लो, यहां पे देखो ये ठोस के कण जो है, ये जो ठोस के कण है, ये जो है किसके कण है? ठोस के कण है। ठीक है, ये है हमारे प्यारे बच्चे ठोस। क्या है? ठोस। ठीक है, अब देख लो ये है द्रव। क्या है? द्रव। सेम बर्तन लेकिन कण देख लो, कण देख लो हमारे प्यारे बच्चे, ये देखो सेम बर्तन है, गैस देखो, कण देख लो हमारे प्यारे बच्चे कितने कम। अब सेम बर्तन में अगर घनत्व देखोगे, भार देखोगे, तो सबसे ज्यादा घनत्व कहां पे होगा? सबसे ज्यादा घनत्व इसका होगा। किसका? किसका होगा? भार वजन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो भाई इस ठोस का। सबसे कम घनत्व गैस का होगा। देखो उतने ही बर्तन, उतना ही आयतन में द्रव्यमान देखो भाई, आयतन सबका एक जैसा, लेकिन इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा, इसका द्रव्यमान सबसे कम। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? गैस का। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का हमारे प्यारे बच्चे। तो ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है, द्रव का घनत्व थोड़ा कम होता है। ठीक है, ठोस सर्वाधिक अस्थायी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ठोस अपना आकार को बदल ले, ऐसा नहीं। द्रव ठोस से कम अस्थायी होता है, अपना आकार को भाई है ना बदल लेता है। गैस सबसे कम अस्थायी होता है, एक जगह पे रहता ही नहीं ज्यादा देर तक, है ना। चलो आ जाओ हमारे पहले बच्चे, आ जाओ। पानी की 3 अवस्थाएं, तो पानी की 3 अवस्था कौन कौन? अगर इसी पानी को जो हम लोग पानी पीते हैं उसको अगर हम लोग है ना फ्रीजर में रखकर अगर ठंडा कर देंगे, 0 डिग्री से जैसे कम होगा बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। देख लो पानी के कण कितने पास पास आ गए हैं। इसी पानी को भाई अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा, वाष्प बन गया। और नॉर्मल है ना कह सकते हैं ना सामान्य तापमान पर पानी जो होता है द्रव रूप में होता है। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो हमें तीनों भौतिक अवस्थाओं में मिलता है। ठोस अवस्था में पानी बर्फ के रूप में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जमकर बर्फ बन जाता है। जी हाँ, द्रव अवस्था में भी पानी होता है। द्रव अवस्था में कौन सा? 0 डिग्री भाई, 0 डिग्री के बाद आपको लिक्विड अवस्था मिलेगा, और 100 डिग्री से पहले भाई है ना 25 डिग्री, 30 डिग्री है ना 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको पानी लिक्विड अवस्था में ही मिलेगा। सामान्य तापमान पर पानी द्रव के रूप में होता है, गैसीय अवस्था में वाष्प के रूप में आपको पानी देखने को मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे भी लास्ट टॉपिक पढ़े कि पानी की भी 3 अवस्था होती है। ठोस में बर्फ, बर्फ भाई कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पानी जमना स्टार्ट करता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी जमना स्टार्ट करेगा। पानी जो होता है द्रव अवस्था में होता है सामान्य तापमान पर, 0 से ज्यादा, आपका 0 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी जो होता है द्रव अवस्था पे होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे यही पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो पानी की भी 3 अवस्थाएं होगी, है ना, बर्फ, ठोस, पानी, द्रव, वाष्प, गैस। तो आज का हमारे प्यारे बच्चे लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने जो जो देखा, क्या क्या देखा भाई? पानी की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस में अंतर, है ना। उसके बाद हम लोग डिटेल में हमारे प्यारे बच्चे तीनों अवस्थाओं के बारे में वर्णन किए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, और इनका अंतर भी हम लोगों ने करा। विसरण के बारे में हम सभी को समझे, ठीक है। उसके बाद पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे हम लोगों ने क्या समझा? कणों के भौतिक गुण के बारे में, जो कि ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत हुआ होगा हमारे आज के इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को दोबारा रिकैपिचुलेट करके समझेंगे, और जो टॉपिक आपको कम समझ में आया होगा वो हमसे आप संडे में फिर से राब्ता करेंगे, है ना। संडे में हम लोग एक डाउट क्लास चलाते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है, जितने भी तरह का क्वेश्चन आता है, उन सभी को हम लोग संडे के दिन में क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा?
क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। और इसका जो लेक्चर 2 है जस्ट आपको तुरंत अपलोड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार तक जरूर पहुंचाएंगे, है ना। हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।